तो उनका कहना होता है कि मैं अंतिम तो किसी भी हद तक जाकर लोकतंत्र का समर्थक हूं और उसके साथ खड़ा रहूंगा। हिटलर शाही है, हुकुमशाही है, और अंग्रेज ये लोकतंत्र के समर्थक। तो यह जो कड़वा निर्णय उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिया था, ऐसा ही कुछ निर्णय हमारे कड़वे मतभेद होने के बावजूद भी पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का निर्णय लिया। ये कड़वा निर्णय था, ये कोई आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि हमारी जिंदगी, हम लोग मां के पेट से निकले हैं तो कांग्रेस का विरोध करते हुए निकले। हम लोगों ने कांग्रेस को सहा है, उनके अन्याय अत्याचार और उनकी तमाम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए हैं, वो इस देश में रहने वाले तमाम समतावादी, फिर उसमें आम्बेडकरवादी हो कि समाजवादी हो कि मार्क्सवादी हो या अन्य प्रगतिशील विचारधारा के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ में निरंतर अपना संघर्ष किया। बावजूद इसके गत कुछ वर्षों में ऐसी अनेक घटनाओं ने जन्म लिया जिससे बुद्धिजीवी ही नहीं तो आम आदमी भी चिंतित हुआ कि आगे हमारा भविष्य क्या। देश के साधन संसाधन बेचे गए, आर्थिक रूप से गरीबी और अमीर की सीमा का जो फर्क है वो बहुत लंबा दूर हो गया। अमीर बहुत ज्यादा अमीर और गरीब बहुत गरीब हो गया। इस देश की जो संस्थाएं है उसको सत्ता ने अपने नियंत्रण में लिया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को शक की दृष्टि से देखा जाने लगा। आज आम आदमी भी उसे गोदी मीडिया के नाम से ही पहचानता है। यहां तक कि पूरे एशिया में जिस सर्वोच्च न्यायालय को सम्मान के साथ देखा जाता था और हमारे यहां दिए गए निर्णयों का अनुकरण एशिया के अनेक देश अपने न्यायालयों में करते थे, उस न्यायालय को भी आज शक की दृष्टि से देखा। और उसका ताजा उदाहरण है कि अभी शेड्यूल ट्राइब को लेकर जो वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण का एक असहमति का प्रस्ताव मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में रखता हूं कि यह जो वर्गीकरण का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 बेंचों ने जो लिया है 6-1 के निर्णय से, उससे हम लोग सहमत नहीं है। जो लोग सहमत नहीं है वे लोग ताली बजाकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकते। ऐसी कठिन परिस्थिति में 2024 का जब चुनाव आया, 2014 और 19 में बुरी तरीके से असफल रही कांग्रेस, समाजवादी और मार्क्सवादी जब यह समाप्ति की ओर थी, तब इनको लगा कि हम लोगों ने मिल बैठकर कोई निर्णय लेकर ताकत बनाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे एक मजबूत ताकत के खिलाफ में आघाड़ी बनाकर लड़ना चाहिए। तब कहीं जाकर उन्होंने 24 में इंडिया गठबंधन के नाम से एक आघाड़ी बनाई। वो आघाड़ी परिपूर्ण है ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि अनेक जगह वे लोग आपस में भी लड़ते दिखे, जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरला, यहाँ पर हम लोग आपस में भी लड़ते हुए दिखे। फिर भी इस देश के समतावादी ही नहीं तो संविधान पर अटूट विश्वास रखने वाली जनता ने यह स्वयं घोषित या सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे और देश की जनता, महाराष्ट्र सहित देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ गई। यहां तक की पार्श्वभूमि है, लोकसभा चुनाव तक हमारे पास, मैं पहले फिर से दोहरा रहा हूं, 3 पर्याय थे। एक इंडिया गठबंधन, दूसरा एनडीए, तीसरा हम स्वयं के बल पे लड़े। तो एनडीए जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, हमारा वैचारिक तीव्र विरोध है उनके साथ, तो स्वाभाविक रूप से हम उनके साथ जा नहीं सकते। इंडिया गठबंधन के साथ तमाम मतभेद होने के बावजूद भी वहां समाजवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादियों के कुछ तत्व ऐसे थे जो कहीं ना कहीं समतावादियों के साथ उनके विचार मिलते जुलते दिखाई देते हैं। हम लोग गांधी और बाबा साहब का कितना कड़वा विरोध है पूरी दुनिया ने देखा है, बावजूद इसके इतना कड़वा निर्णय आम्बेडकरवादियों को लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब बात संविधान की आती है तो संविधान के प्रति जो तीव्रता है, जो प्रेम है, जो लगाव है,
जो आत्मीयता है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के अनुयायियों की जितनी है उतनी तीव्रता या उतना प्रेम कांग्रेस, समाजवादी या मार्क्सवादियों में नहीं। उनके लिए संविधान और लोकतंत्र बचाओ सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता है। हमारे लिए वो जीने मरने का सवाल है, हमें सत्ता मिले नहीं मिले, लेकिन इस देश के अंदर में संविधान जिंदा रहना चाहिए। संविधान अगर जिंदा नहीं रहेगा तो फिर हम लड़ेंगे किससे? लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमको लड़ने के लिए भी हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, शस्त्र छीन लिए जाएंगे, तो लड़ेंगे किससे? तो इसलिए ये कड़वा निर्णय जब लिया इस देश की जनता ने, हमारे अनेक मतभेद हो सकते हैं समतावादियों के अंदर में, क्योंकि तीसरी ओर हमारे कुछ लोग महाराष्ट्र में जैसा वंचित बहुजन आघाड़ी या उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद वगैरह वगैरह लोगों ने स्वतंत्र लड़ने का जो निर्णय लिया, तो ये तीन मोर्चे हम लोगों के सामने थे और कुछ पैंथर के लोग और कुछ आईएएस, आईपीएस और बुद्धिजीवी, साहित्यिक, कवि, लेखक, नाटककार, संपादक इत्यादि लोगों ने मिलकर तय किया कि हम लोगों ने एक बैनर बनाकर हम लोगों ने अपनी एक भूमिका लेनी चाहिए, और उन्होंने प्रागतिक रिपब्लिकन आघाड़ी के नाम से, प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन फ्रंट के नाम से उन्होंने अपनी भूमिका ली कि हम लोगों ने अपने बल पर आज की तारीख में हम लोग लोकसभा नहीं जीत सकते, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ हमने जाना चाहिए। और वो निर्णय प्रचारित प्रसारित हुआ और उसका परिणाम भी हम लोगों के सामने। दूसरी बात कि अब जब प्रागतिक रिपब्लिकन आघाड़ी बना, और यह बात निश्चित है कि हम, जैसा भी प्रशिक्षक कह रहे थे, कि हम कितनी भी अपनी बहादुरी बताए, उछल कूद करें, तो हमारे पास जितने भी रिपब्लिकन के हो या अन्य बाबा साहब के अनुयायी कहलाने वाले राजनीतिक दल है, वे लोग महानगर पालिका, विधानसभा या लोकसभा अपने भरोसे पे जीत पाने में अभी असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। इतनी दुर्बलता हर किसी राजनीतिक दल की है, वे अपने आप को कितना भी मजबूत समझे, फिर भी विधानसभा और लोकसभा रिपब्लिकन का कोई गुट अपने बलबूते पर जीतने में सक्षम नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से हमको हमारे जो सम विचारी लोग हैं उनके साथ मिल बैठकर हमको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस कठिन समय, गत 70 वर्षों में इतना कठिन समय मुझे नहीं लगता कि इमरजेंसी के भी दरमियान आया होगा। इमरजेंसी एक काला अध्याय है इस देश के लिए, काला धब्बा है जो इतिहास में सदा याद रखा जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जा सकता, उसने अनेक बार माफी मांगने के बावजूद भी। उससे भी बेहतर गत वर्षों में हम लोग जिस चीजों को खो रहे हैं दिन ब दिन, जिसकी जानकारी भी हमें नहीं, हमारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हमारे संवैधानिक हक अधिकार दिन ब दिन छीने जा रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, उसको लूट लिया जा रहा है। जो जागरूक नागरिक है सिर्फ वही इन सब चीजों को गंभीरता से ले रहा है। आम आदमी बेचारा आज भी, हमारे कुछ मतभेद होने के बावजूद भी, हम लोगों ने, जितने भी संविधान प्रेमी लोग हैं, वे लोगों ने एकजुट होने की जरूरत है। हमारे जो भी छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ है, समाजवादियों के साथ है, मार्क्सवादियों के साथ है, निश्चित रूप से है, लड़ेंगे हम उन मतभेदों को कभी और भी, लेकिन वर्तमान में हमको एकजुट होना यह समय की मांग है। और इस समय की मांग को अगर हम लोग भुला दिए तो समय फिर हमें कभी जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में ही रहेगा, और उसके जिम्मेदार आज वर्तमान में हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं उस पर उनका भविष्य निर्भर होगा। तो अब हम लोगों ने जब प्रागतिक रिपब्लिकन आघाड़ी के नाम से सब लोगों को समावेश करके, भाई मिलजुल कर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें 3-4 राजनीतिक दल है, कुछ और राजनीतिक दल आ रहे हैं। मैं जैसा आपको बता रहा था कि जैसा आज नांदेड़ में सभा चालू हुई 12 बजे, वहां 8-10 जिलों के प्रतिनिधि बैठे, जिसमें कुछ राजनीतिक दल के भी लोग हैं, कुछ सामाजिक संगठन के लोग हैं और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं। तो ऐसे लोग जगह जगह बैठ रहे हैं। नागपुर में भी हम 3 जुलाई को बैठक किए, वहां पे भी हम लोगों ने उसको विस्तार से चर्चा की और यह तय किया कि भाई हम लोग
लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ गए, लेकिन किंतु परंतु बट क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने सजी सजाई थाली कांग्रेस के हाथ को बनाकर देने की जरूरत है क्या? कब तक हम उनके हाथों में भावनात्मक रूप से या मुद्दों के आधार पर हम उनको सरेंडर करेंगे कांग्रेस को? क्योंकि इस देश में रहने वाले आज कांग्रेस जिन मुद्दों को ले रहा है वो मुद्दे उनके नहीं है। चौधरी साहब ओबीसी समाज से है, मैं उनको बताना चाहूंगा या उनको पूछना चाहूंगा कि 1984 तक तो मंडल आयोग का लड़ाई बैरिस्टर राजा खोबरागड़े ने राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा। बाद में लोगों को समझ में आया कि मंडल आयोग कोई लड़ाई होती है और उसके बाद उस लड़ाई को लोग लड़े। और एक बात तो निश्चित है कि मंडल आयोग की लड़ाई भले ओबीसी समाज के जो हमारे हिंदू भाई है उनके जीने मरने, उनके तरक्की उन्नति प्रगति के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई इस देश का शेड्यूल कास्ट या बौद्ध ही लड़ा ना संजय वो। ओबीसी को तो समझ में नहीं आ रहा था, ओबीसी तो आत्महत्या कर रहा था, उसको तो लग रहा था कि मंडल का कमंडल का मुद्दा इतना महत्व का है कि उसके आगे में कमंडल डाउन है। केजरीवाल तक जैसे लोग विरोध में रहे, आज जो पुरोगामी अपने आप को कहलाते हैं, क्या कांग्रेस जातीय जनगणना के समर्थन में रही? नहीं रही। हमारे तमाम जो मुद्दे हैं उसके साथ कभी भी वो ना ओबीसी के साथ खड़ी रही, ना वो दलितों के साथ खड़ी नहीं रही, ना वो आदिवासियों के साथ खड़ी रही, ना ही उसने मुस्लिमों का उतना परिपूर्ण तरीके से शिक्षित दीक्षित करने में कोई सहयोग गत 55-60 वर्षों में जब तक उनके हाथ में सरकार रही नहीं किया। तो अब ऐसे समय में हमको आपस में मिलजुल कर समझदारी बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को हमने ये कहने की जरूरत है कि हमारा अपना हिस्सा है। क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो राहुल जी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग, वो मुद्दे हमारे, आप इन मुद्दों पर हमेशा विरोध में रहे। तमाम जितने भी मुद्दे हैं वो तमाम मुद्दे इस देश में समाजवादी, मार्क्सवादी और अंबेडकरवादियों के मुद्दे हैं, जो जिसको आज इंडिया गठबंधन अपने मुद्दे बनाकर या उसको इशू बनाकर वो लड़ाई लड़ रहा। तो मुद्दे हमारे हैं, वोटर हमारा है। 42 और 52 तक आप पहुंचे, 55-60 वर्षों तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस इतनी दुर्बल स्थिति कि अगर इस चुनाव में इस देश के संविधान प्रेमियों ने अगर कांग्रेस को पानी नहीं पिलाया होता तो ये 2024 में कांग्रेस की मौत निश्चित थी। हमारे जैसी अवस्था हो जाती थी कांग्रेस की। हमने तुमको जिंदा किया है, तब कहीं जाकर आप 100 के करीब पहुंचे हो। तो हम लोग तुमको वोट देने के लिए ही पैदा नहीं हुए इस देश में। हमारे हक और अधिकारों का क्या, हमारे राजनीतिक अधिकारों का क्या? तो अगर एससी और एसटी की सीटें अगर हमको वो लोग नहीं दे सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, तो फिर हमने उनके साथ जाने की जरूरत है क्या? ये महत्व का मुद्दा कि अगर हमारा अधिकार नहीं देते हैं वो लोग, तो हम क्या इंडिया गठबंधन को बार बार थाली सजाकर उसका पेट भरने के लिए है क्या? एक तो पहली बात कि अगर हम लोग प्रागतिक रिपब्लिकन आघाड़ी के नाम से एकजुट हो रहे हैं पूरे राज्य में, तो हम लोगों ने हमारे अधिकार, राजनीतिक अधिकार मांगने की जरूरत है। क्योंकि इंडिया गठबंधन हमको एनडीए की अपेक्षा ज्यादा करीब का लगता है, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बात करेंगे। अगर वो नहीं देता है तो स्वाभाविक रूप से आपके पास फिर पर्याय खुला होता है कि फिर जो संविधानवादी और भी दल है जो इंडिया गठबंधन के साथ या एनडीए के साथ नहीं है और अपना तीसरा एक रास्ता लेकर चल रहे हैं, हम उनके साथ भी बात कर सकते हैं। कुछ बहुजनवादी हो सकते हैं, कुछ रिपब्लिकनवादी हो सकते हैं, कुछ शेतकरी कामगार जैसा पक्ष है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी है जिनको इंडिया गठबंधन में सहयोग नहीं मिलता। तो ये जो समाजवादी, मार्क्सवादी और अंबेडकरवादी मिलकर भी महाराष्ट्र राज्य में अपना तीसरा आघाड़ी का मोर्चा बनाकर अपनी लड़ाई लड़ सकता है। और ये लड़ाई लड़ने के पीछे का जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो है रिपब्लिकन आंदोलन को मजबूत करने का। लड़ने के लिए हमारे पास एससी, एसटी, मुस्लिम
ये वर्ग है जो सदियों से इस देश के अंदर में दबा कुचला वंचित वर्ग रहा है, क्योंकि हमारी तो संवेदना है, हमारे जो मुद्दे हैं वो उनके और हमारे मुद्दे एक है, हम सब दुखी लोग हैं। तो हमको इन मुद्दों के आधार पे हमको सामाजिक ध्रुवीकरण करने की जरूरत। आगे मतभेद होने के बावजूद भी अगर वंचित या बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टियां अगर एक होकर लड़ सकती है तो उसका भी हम लोगों ने स्वागत करना ही चाहिए, क्योंकि हमको तो अपना अस्तित्व खड़ा करना है, बाबा साहब के नीले झंडे को मजबूत करना है। हम लोग तो कोई कांग्रेस और एनडीए के लिए पैदा नहीं हुए हैं, तो हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। अब आप लोगों को इसके अंदर और क्या लगता है, या हमारा रास्ता कहीं गलत हो रहा है क्या, या इससे बेहतर इसको और क्या सुधारा जा सकता है, उसका सुझाव आप लोग और भी अपनी बातों में रख सकते हैं। बोला है, सब लोग आप भाषण में कहते हैं, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, एक दिन शेर जैसा जियो, मेंढी जैसा क्यों जीते हो। तो हमारा जो जीना है उस तरीके से होना है। आज मैं सीना तान कर भी रहता हूँ, डंके के चोट कर, आरएसएस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, उस हिसाब से हम हमेशा मजदूरों में और जनता में रहते हैं। तो आज का जो विषय है, तो बाबा साहब को लेकर जो हम लोग चिंतन करते हैं, हमारे पास में एक ही पक्ष के लोग रहते हैं। रिपब्लिक में जितने भी गठ तैयार हो गए हैं वो अपने अपने नाम के हो गए हैं। तो विधानसभा में अपना अपना गठ लेकर विधानसभा जीते नहीं जा सकती है। तो हमारे अंदर में जो भी गट्स है वो समतावादी है क्या, वो देखना पड़ेगा। बीजेपी वादी है क्या, कांग्रेसवादी है क्या, कौन सा वाद है उसके अंदर में। अम्बेडकरवाद हो तो हम एक हो सकते हैं, हम एक क्यों नहीं हो रहे। तो हमारे पास में जैसे हमारे नाम का एक गठ हो चुका है, वही गठ हमारे पॉलिटिकल खेमे में चला गया है, हम बिकाऊ हो चुके हैं। तो अम्बेडकरवादी के हिसाब से हम जितने भी अम्बेडकर को बोलते हैं, जय भीम लेते हैं, लेकिन काम जय भीम का नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा जय भीम का काम करना है तो हमें उस ढंग से चलना पड़ेगा, उस टाइप से चलना पड़ेगा। इस तरीके से है। रही विधानसभा की बात, लोकसभा में हम सभी लोगों ने, भैया पत्थर है तो ईंट मऊ है, तो उसको वोट कर दो, उसको जिता के लाओ, उसको जिता के लाया है। काम हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा काम है सबको जिता के लाना। तो हम क्या है, हमारा क्या है, हम कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम नथिंग नहीं होना चाहिए, अथिंग होना चाहिए। तो हम लोग डंके के चोट पर आगे आना चाहिए। तो पार्टी बोलकर आगे नहीं आ सकते। जितने भी गठ है वो गठ समन्वय समिति के इसमें आते क्या, नहीं आ सकते। अम्बेडकरवादियों के जितने भी गठ है, एक आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से सामने नहीं करते। लेकिन हमारा मित्र कौन होता है, हमारा मित्र बीजेपी होता है, हमारा मित्र कांग्रेस होता है, हमारा मित्र कम्युनिस्ट है, हमारे मित्र समतावादी है, हमारे मित्र सपा वाले हैं। तो ये सारे मित्र होने के बाद में भी हम उसके साथ में नहीं रहते हैं। हम रहते हैं जो हमारे चोर चुकल्ले हैं, जो दुश्मन है वो दुश्मनों के साथ हम रहते हैं। इसलिए ये विधानसभा का चुनाव भी हो गया, ठीक है, होने दो, जिसको भी आने दो, लेकिन हमारी आगे की लड़ाई क्या होना चाहिए ये समझना चाहिए। वक्त आज खराब है, वक्त हमेशा के लिए खराब आने वाला है। आप 56 के बाद में देखिए तो हर वक्त में खराब समय आया है। तो क्या हम खराब समय में उनके साथ में जाना चाहिए चोरों के? हम क्यों हैं? वो बाबा साहब तो अकेले थे, उन्होंने ओबीसी का, इसका उसका से सबका साथ लिया है, बौद्धों का भी साथ लिया है, लेकिन सब लोग समतावादी थे। हम लोगों ने एक समतावादी विचारों के साथ में संगठन बनाकर, एक समतावादी विचारों का एक माहौल बनाकर उस लड़ाई को आगे लेके जाना चाहिए कि जो विधानसभा हो, कि वार्ड मेंबर का पहला हो या लोकसभा का हो, वो सारे के लिए हमारी एक तैयारी होना चाहिए। हम कोई त्याग नहीं करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब ने त्याग किया है। बाबा साहब ने इसको भी लिया है, बाबा साहब ने बामन को भी लिया है, बाबा साहब ने ओबीसी को भी लिया है, बाबा साहब ने बौद्धों को भी लिया है, और आगे वो एक ढंग की लड़ाई लड़ा है। तो हम लोग इस उसको बोलाते, वो तो नहीं आता ना, वो तो उसका है ना, वो तो साला, वो तो बेकार आदमी है, वो तो कुछ भी नहीं करता है, ऐसे बोलकर काम नहीं चलने वाला है। उसको समझाना पड़ेगा
उसको जाना पड़ेगा, उसको 5 बार लेना पड़ेगा। क्योंकि हम जब इतिहास देखेंगे, महात्मा फुले का भी इतिहास देखा हमने, तो उनके ऊपर में अत्याचार हुआ जैसा आज हमारे ऊपर में हो रहा है। तो वो क्या पीछे हटे? तो हम लोग पीछे हटते नहीं है, हम लोग पीछे जाते हैं। हम लोग एक कदम आगे जाना चाहिए, 2 कदम आगे पीछे भी होना चाहिए, लेकिन वो लड़ाई के मैदान में होना चाहिए। तो हम लोग कैसे पीछे जाते हैं? तो हम लोग उसमें अपने लाचारी लेकर, बिकाऊ वृत्ति लेकर, पैसे के मामला में, दारू पीने के मामला में, मटन खाने के मामला में उसके पीछे जाते हैं। हम तो रोज खाते हैं ना अपने घर में, कि भूखे थोड़ी है आज। लेकिन इसके पहले हम 50 साल के पहले, 100 साल के पहले भूखे रहते थे। लेकिन आज कौन भूखा है? आज तो कोई भूखा नहीं है। तो उसके पीछे भी क्यों जाना चाहिए? उसके मटन क्यों खाना चाहिए? हम घर में भी तो रोज संडे में मटन खाते हैं, अपने अपने घर में सब खाते हैं। लेकिन वो दिन के लिए नहीं रहे। वो 100 रुपए मिलते हैं, 500 रुपए मिल रहे हैं। पहले बैल जोड़ी के इसमें उन्होंने कपड़ा बांटा, साड़ी बांटा, आज वो पैसा बांट रहे हैं। अभी विष्णु देवी को लेके जा रहे हैं तो कोई और प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम लोग जो बेच रहे हैं, हम लोगों ने ठामपन से होना चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं बिकूंगा नहीं, लड़ूंगा लेकिन बिकूंगा नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत है। हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की ही एक संगठन बनता है। हम लोग समतावादी होना चाहिए, एक समूह लेकर हम चलेंगे, ऐसा हमने ठाम बोलना चाहिए। आज भलाई विधानसभा है, हम लोग कहीं पर भी जाए, लेकिन हम आगे हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य के साथ, हमारा सिद्धांत के साथ में हमने चलना चाहिए। हमारा सिद्धांत क्या है? हम जब बाबा साहब के सिद्धांत मांगते हैं तो बाबा साहब दारू पिए, बाबा साहब युवक है। क्या किया बाबा साहब ने? बाबा साहब ने हर वक्त में अपना त्याग किया, बलिदान दिया। हम लोग क्या बलिदान दे सकते हैं? हम क्या त्याग कर सकते हैं? हम लोग अपने साथ वाले से साथ बातचीत नहीं करते, साथ वाले को हम अपना दोस्त नहीं समझते हैं। तो हमको अपने आप को भी त्याग करना पड़ेगा। ठीक है भैया, मेरी गलती हुई होगी, मैं आपके साथ में आता हूँ, लेकिन किस तरीके से साथ में आता हूँ? अपना सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के ऊपर में हम सब तेरे साथ में हैं, लेकिन बिकाऊ के इसमें हम साथ में नहीं है। पॉलिटिकल जो भी बात होती है उसमें हम साथ है, लेकिन किस तरह के साथ में है? तो हमारा साथ सिद्धांत के साथ होना चाहिए। हम लोग समता क्या है? समता तू है, समता के इसमें है तो हम तुम्हारे साथ में है, समता में नहीं है तो कुछ नहीं है, तो हम क्यों वहां पे जाएंगे? तो वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल पूरी तरीके से उचित है। बट ये जो मीटिंग जो रखी गई है, जो सभा रखी गई है, ये एक आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रखी गई है। तो मैं एक सीधी भाषा जो हम लोग कॉमन लोगों को समझती, मैं उस भाषा में ही बात करूंगा आप लोगों से कि अब विधानसभा बोले तो आमदार का इलेक्शन है ना। ये कोई खासदारों का इलेक्शन नहीं है कि हम सेंट्रल लेवल की बात करें। सबसे पहली बात, यहां बात होगी हमारे सिर्फ स्टेट की बात। अब स्टेट की बात होगी तो स्टेट में हमको कैसा आमदार चाहिए। अब कैसा आमदार चाहिए मतलब हमेशा हमने एक ही चीज देखा है। मैं बहुत सीधा सीधा ठोक ठोक बातें बात कर रहा हूं, पता नहीं आप लोगों को कितनी पड़ती कितनी नहीं पड़ती। मैंने पहले ही बताया कि मेरे को साहित्यिक भाषा करना नहीं आता है। हम लोगों ने आजकल सिर्फ 2 ही चीजें हमने देखे, एक आमदार देखा है बीजेपी का, दूसरा देखा है कांग्रेस का। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि इस देश में 2 ही लोग राज कर रहे हैं, है ना। तीसरा व्यक्ति आने के लिए क्या करेगा? क्योंकि तीसरा व्यक्ति को तो कोई आने ही नहीं देगा ना जब तक आप लोग दोनों के साथ रहोगे। शायद कुछ लोगों को बुरी बात है जो बोलूंगा मैं, हमारे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से पैसा लेते हैं, हमारे ही कुछ लोग जो कांग्रेस से प्रचार करते हैं और उन्हीं का इलेक्शन लड़ते हैं और उन्हीं के लिए प्रचार करते हैं। तो कहां से आपका तीसरा व्यक्ति जीत के आएगा? आएगा क्या? क्योंकि आपके जो छुड़भैया लीडर है, छुड़भैया बोलूंगा, जो बस्ती के हैं, वो पैसा लेते हैं ना, खुलेआम लेते हैं। कोई भी नहीं बोल सकता इस बात को कि नहीं लेता है करके। कोई बोल सकता है इस बात को कि नहीं हमारा पैसा नहीं लेता, बीजेपी से लड़ने के लिए पैसा नहीं लेता, उसका प्रचार करने के लिए पैसा नहीं लेता है, कांग्रेस से लड़ने के लिए पैसा नहीं लेता। मुझे सिर्फ इतना समझता है ये आमदार का इलेक्शन है। हम लोगों ने एक, जब तक बदल आप खुद में नहीं लाओगे तब तक बदल दूसरों के लिए आप बदल नहीं ला सकते हो। आप सबसे पहले आपको किसी एक एरिया पर, जैसे अभी थोड़ी देर पर चर्चा हो रही थी कि हमको क्या एक समुदाय से लड़ना है या आरक्षित वर्ग से लड़ना है, तो मैं तो आरक्षित वर्ग से ही लड़ूंगा जहां पर आप लोग है अवेलेबल। अभी तो फिलहाल मैं उत्तर नागपुर से रिलेटेड हूं, तो मैं उत्तर नागपुर की बात करूंगा। उत्तर नागपुर में सबको पता है पिछले कई सालों से कांग्रेस की सीट आई, बीच में मिलिंद माने जी आए थे। क्यों आए थे ये भी सभी को पता है। बट कब तक? एक बार तो भी एक आदमी बदलना चाहिए, वो बदलेगा तो शायद हो सकता नगर पालिका में भी कुछ चीजें चेंज हो। हम लोग हमेशा करते, प्रकाश आंबेडकर ने ये किया,
आठवले ने ये किया, अरे कब तक आप दूसरों को गाली दोगे, दूसरों को बोलोगे? आप अपने में से किसी एक व्यक्ति को लाओ ना सामने। मत लगाओ कोई प्रागतिक, मत लगाओ कोई आठवले, कोई कवाड़े, ये मत लगाओ ना। सिर्फ आरपीआई लिखने में क्या दिक्कत है? स्वतंत्र खड़ा करो, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है उसमें? आरपीआई का आदमी चाहिए ना, सोच रखो ना उसकी आरपीआई वाली। हम लोग कोई भी नाम रखेंगे तो फर्क क्या पड़ता है? सामने वाला सोचता है रिपब्लिकन, देखो 2 मिनट के लिए देखो, रिपब्लिकन नाम जो है, लोग बोलते हैं रिपब्लिकन नाम से जाति नहीं दिखती है, लेकिन अपने यहां तो दिखती है। रिपब्लिकन पार्टी बोले तो सबको पता है कौन है। ये इंटरनेशनल लेवल पर बात अलग है, रिपब्लिकन जो फ्रंट है वो अलग है। बट मैं एक एरिया की बात कर रहा हूं, एक जगह से बात कर रहा हूं। बदलाव एक जगह से शुरू करो, ऑटोमेटिकली बदलाव आएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा एक मैं कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूं। मैं उत्तर नागपुर से ही एक शुरुआत बताऊं, एक आमदार उत्तर नागपुर से कैसा आता है, क्योंकि हमारी भूमिका क्या है मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं किसी दूसरे पर झंझालों में फंसना नहीं चाहता हूं। उत्तर नागपुर में कम से कम हमारे वोट है जो उत्तर नागपुर में 4 से 5 लाख वोट है। वोटिंग कितने लोग देते हैं? 50%, 45%, 40%। जो 50,000, 60,000, 65,000 में खत्म हो जाते हैं। 3-4 पार्टियों को इतनी वोट आते ना, 65,000, 60,000। तो क्यों ना हम लोग इस बार एक ऐसी कोशिश करें कि ऐसे किसी व्यक्ति को सामने लाए कि जो किसी पक्ष का ना हो, किसी समुदाय से ऐसे रहने लगे कि अपने को ये किसी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। एक समता रखने वाले व्यक्ति को सामने लाओ। फंडिंग की कोई कमी नहीं हमारे एरिया में। पेपर की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले हमारे नगर साहब, इलेक्शन के 15 दिन, आप सिर्फ 15 दिन नवभारत, लोकमत समाचार और दैनिक भास्कर लेना बंद कर दो, सिर्फ 15 दिन। और 15 दिन आपका एक पेपर चलाओ उन घर में, 2 लाख घरों में, रोज के 10 लाख रुपए की फंडिंग आती है आपके पास, आती है। सिर्फ 15 दिन की बात कर रहा हूं, आपको लेना है पेपर लो, लेकिन सिर्फ 15 दिन अगर आपको पेपर चलाओगे तो आपके पास उतना फंड जमा हो जाता है एक इलेक्शन लड़ने के लिए। व्यक्ति भी आप ऐसा खड़ा करो, बहुत गरीब भी मत खड़ा करो, बहुत पैसे वाला भी मत खड़ा करो, लेकिन उसको शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, संविधान का थोड़ा सा नॉलेज उसको होना चाहिए। क्या होगा तो जाकर आपकी बात रखेगा वहां पर। भूमिका हमारी यही है, मैं यही चाहूंगा। बहुत अच्छा विषय लिया दिनेश भाव ने कि बदलाव हमसे होगा, और शुरुआत अब नहीं तो कब। आज हम बदलाव कर सकते हैं, आज टाइम है हमारे पास, आज बदलाव का बहुत अच्छा समय है। आज हम बदलाव को ला सकते हैं और बदलाव हो सकता है। मैंने अभी बताया 4 से 5 लाख लगते हैं, हमको सिर्फ 50 से 60,000 लोग चाहिए एक आमदार का चुनाव जीतने के लिए। क्या ये इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। उत्तर नागपुर जगह से 60,000, 65,000 हम लोगों के वोट देना हम लोग को, तो क्यों नहीं फिर हम लोग उस विषय में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं बात करें हम लोग ऐसे व्यक्ति को सामने लाओ जो व्यक्ति को सही में लोगों ने भी पसंद करना चाहिए, सब एक हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले दिनेश भाव ने बताया कि नहीं, सॉरी, दिनेश भाव ने नहीं, हमारे जो प्रस्तावना जिन्होंने रखे साहब ने, कि इस बार लोगों ने इंडिया गठबंधन को जीता है। अरे इंडिया गठबंधन बोलो चाहे बीजेपी को जिताओ, एक बीच में एक अफवाह चली थी कि भैया मोदी को हराने के लिए गडकरी को जिताओ। अरे ये क्या अफवाह है? लोग हमको ही बेवकूफ बनाने लग गए। गडकरी को हराने, मोदी को हराने के लिए गडकरी को लाओ। अरे ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि कांग्रेस को और बीजेपी को हराने के लिए एक अपना आदमी लाओ? बाबा साहब का नाम तो हर कोई लेता है, उनके विचारों को चलने वाला व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति बताओ कोई चलने वाला व्यक्ति है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सिर्फ हम लोग बोलने के लिए बड़ा अच्छा है। हमारे घर में फोटो जो है ना, वो कृष्णा की, गणपति की फोटो कैसी थी, वैसी फोटो हमारे घर में बाबा साहब की है। कोई बोलो दे मैं उनके घर में अगरबत्ती नहीं लगाता हूँ बाबा साहब को। हर व्यक्ति सुबह अगरबत्ती लगाता हूं उनको, पर क्यों लगाता है? क्या पाठशील? किसी को पता है पाठशील क्या है? नहीं पता है लोगों को। आज भी सिर्फ स्टार्टिंग की बात करता हूं, त्रिशरण और पाठशील हमको नहीं मालूम है। हम बाबा साहब की बातें करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि मुझे साहित्यिक भाषा नहीं आती है, मैं रोक भाषा करता हूं। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, एक बहुत अच्छा विषय लिए है। इस विषय में हम लोगों ने इस बार एक ऐसी शुरुआत करें कि एक ऐसे व्यक्ति को लाए कि 60, 65, 70,000 वोट बहुत बड़ी वोटिंग नहीं है, जिसके लिए हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आता है, और क्यों ना इस बार हमारा आमदार आए तो हमारे 20 नगर सेवक भी चुन के आते और करके दिखाते हैं। हम लोग कारपोरेशन से करके दिखाते कि भैया चेंज हो सकता है। अब वहां तक मत जाओ, महाराष्ट्र विधानसभा में मत जाओ, लोकसभा में मत जाओ, सिर्फ एक नागपुर तक तो हम सीमित रह सकते हैं। नागपुर में तो शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। उत्तर नागपुर है, दक्षिण नागपुर है, वाड़ी जैसे एरिया में हमारे लोगों की संख्या कम है क्या? लेकिन मैं सिर्फ एक ही एरिया की बात करूं, पूरी की पूरी ताकत लगा दो एक एरिया में। क्योंकि अगर आपको खासदारी चाहिए, है ना, हमारे 6-7 खासदार है महाराष्ट्र इसमें बैठे हुए। आठवले साहब है,
नहीं है। पासवान जी है, बहुत बड़े बड़े खड़गे जी है, बहुत बड़े बड़े खासदार बैठे हुए हैं। अभी एक और व्यक्ति गया है नया वाला, चंद्रशेखर जी, वो भी बड़ी अच्छी से बात रख रहे हैं, युवाओं की बातें रख रहे हैं। अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। चलो कोई तो जोश दे रहा है लोगों में, कुछ तो जोश लग रहा है उनकी बातें सुन को। लेकिन ठीक है ना, हम लोग वो लेवल पर बात नहीं करें, हम लोग शुरुआत एक निचले लेवल से करते हैं। आप शुरुआत छोटे लेवल से करो, देखो रिजल्ट कैसा नहीं आता। बदलाव हमसे होगा, लोगों से नहीं होगा कि तुम आओ भैया, तुम आओ से नहीं होगा। हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा।